बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद महर अली शाह। इस प्रोग्राम के एंकर मंसूर अली खान। इस वक्त हालिया होने वाले मुज़ाकरात जो कि अमरीका और ईरान के दरमियान हो रहे हैं और पाकिस्तान उनमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है, उनकी कवरेज के हवाले से इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जिसके चलते मैं आज मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, अगर आपको एक ओवरव्यू देते चलें तो इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान बिल आखिर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के बाद इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और पहला दौर मुज़ाकरात का मुकम्मल हो चुका है। दोनों फरीकों की जानिब से एक MOU पर साइन किया गया है। इस MOU की आखिर निकात क्या हैं? अगले 60 दिन का फ्रेमवर्क बताया जा रहा है इन मुज़ाकरात की कामयाबी को और आगे के लाहे अमल को लेकर। आखिर ये लाहे अमल क्या होगा? इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए दोनों फरीकों की जानिब से क्या खतरात इन दोनों फरीकों को लाहिक हैं और क्या कोशिशें की जाएंगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अनस मलिक साहब। अनस साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले अनस ये बताइएगा, एक ओवरव्यू दीजिएगा कि क्या इस मुलाकात के दरमियान, इस मुज़ाकरात के दरमियान तय पाया गया है दोनों फरीकों की जानिब से? बहुत बहुत शुक्रिया महर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं और मंसूर साहब दोनों यहीं पर मौजूद थे। कल पूरा दिन हमने कवरेज की। मेरे ख्याल से जो 16 घंटे 17 घंटे की जो नेगोशिएशन हुए हैं उसके फ्रूटफुल आउटकम निकले हैं। द फैक्ट कि एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, टेक्निकल टॉक्स आज से शुरू हो जाएंगी, अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएंगी, बल्कि उसके बाद द फैक्ट के कमिटीज के कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो है, डी कॉन्फ्लिक्टिंग सेल्स बना दिए गए हैं, ये बजाय एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस फॉलो अप मुज़ाकरात के जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर हुए, उसकी सक्सेस को जज करने के लिए मेरे ख्याल से मुज़ाकरात जो है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में थे। थोड़ी बहुत हिकअप्स तो आती रहती हैं, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग चलता कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसी तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात है, जो अचीव इस्लामाबाद का पाकिस्तान करना चाहता था मुज़ाकरात की सक्सेस को लेके और मायना खेज मुज़ाकरात बनाने में, वो जरूर कामयाब हो गया जी। अच्छा अनस साहब, देखें, इस मुज़ाकरात के जो MOU हमारे पास आया उसमें एक बड़ी चीज़ हमारे सामने आई थी, वो ये थी कि जितनी भी रीजनल वॉर्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और जितने भी रीजनल अलाइज हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। जब हम रीजनल अलाइज की बात करते हैं तो यानी कि अमेरिका को इसराइल को कंट्रोल करना पड़ेगा और हमारे पास जो ईरान है उसको हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना पड़ेगा। कितनी सीरियस जो है, कितनी पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को और अमेरिका जो है वो ईरान को रोक सके इस मुज़ाकरात के अमल को सबोताज करने से? देखिए, अमेरिका इसराइल को रोकने में नाकाम रहा है, ये बात तो बड़ी क्लियर है। हमें नजर भी आता है कि लेबनान पर जारी बिल्कुल। हमले जो हैं वो इस बात की अक्कासी हैं कि अमेरिका अपनी कमिटमेंट में नाकाम हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका ने एक बात जरूर बावर करा दी है कि अगर वो नाकाम है तो उसके बावजूद भी अमेरिकी साइड जो है वो इसराइल को उस तरह से बैक नहीं करेगी, जो कि इसराइल के जो एक्टिव बैकर में से इस तरह से अमेरिका को कंसिडर किया जाता था। अब मेरे ख्याल से अमेरिकी साइड ने इस बात को बहुत अच्छी तरह जज कर लिया है, बावर करवा लिया है कि इसराइल एक स्पॉइलर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर या खत्ते में अमन के हवाले से, और उस स्पॉइलर को लेके ये इख्तियार नहीं दिया जाएगा उस स्पॉइलर को कि किसी ना किसी तरह बातचीत के सिलसिले को डीरेल करे, और यही फोकस जो है वो रहेगा भी। और इसी वजह से इन्होंने जो डी कॉन्फ्लिक्टिंग मैकेनिज्म्स बनाए हैं, सेल्स बनाए हैं, और कम्युनिकेशन चैनल्स को जो खोलने की बात की गई है वो इसी तनाजुर के अंदर की गई है कि किसी ना किसी तरह कोई मिस एडवेंचर या कोई मिस कम्युनिकेशन अगर कोई अराइज होता है तो उसको एड्रेस कर लिया जाए जी। अच्छा, अब जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि सेल्स बनाए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स बनाए जा रहे हैं, किस हद तक मौसर होंगे ये चैनल्स और ये जो भी सेल बनाए जा रहे हैं, और इनका फ्रेमवर्क क्या पेश किया गया है? देखिए, मौसर तो होंगे ये मेरे ख्याल से, क्योंकि तमाम तर सालसीन इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो इनकी एफिकेसी को और चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से चैलेंज इससे नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो ये सेल अभी ही बने हैं, दूसरा ये इन द बैकड्रॉप ऑफ द नेगोशिएशन, जो हाइटेंड नेगोशिएशन है वो ये सेल्स बन रहे हैं। तो उस तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से ये जो इसका जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होगा, रादर एहतसाब का जो मैकेनिज्म होगा, उसमें पाकिस्तान बतौर सालिस जो है और बतौर गारंटर एंड बतौर विटनेस भी शामिल है। तो पाकिस्तान ही उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा होगा, और पाकिस्तान और कतर समेत जो पाकिस्तान और कतर जो है उसके जिसे कहते हैं ना कि ओवर साइड पार्टनर्स होंगे या इंस्पेक्टर्स होंगे, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से। तो मेरे ख्याल से उस तनाजुर के अंदर एक ओनस जो है, अमन के लिए ओनस तमाम तर साइडों की तरफ लाई करता है, और तमाम तर साइडें चाहती हैं
कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज ना हो कि जहाँ से मामला खराबी की तरफ जा सके। जी। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि दोनों फरीक ये चाहते हैं कि मामला जो है वो ख़राब ना हो और अंडरस्टैंडिंग जो है एक म्यूचुअल बिल्ड की जाए। अच्छा अनस साहब, हमने देखा कि जैसे मुज़ाकरात में पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार था वो बहुत अहम रहा और पाकिस्तान को बिल्कुल जो है सेंटर स्टेज दिया गया। जब इवन हम कल सेंटर देख रहे थे, सीटिंग भी देख रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से जो नशिस्त थी, तो पाकिस्तान और कतर को बिल्कुल मरकज़ी जो है किरदार दिया गया, मरकज़ी नशिस्तें दी गई। एक तो इस पर रोशनी डालिएगा, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान का कितना मरकज़ी किरदार रहा और अब इस मरकज़ी किरदार के चलते पाकिस्तान के ऊपर आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मुस्तकबिल में जो आयद होंगी? देखिए, पाकिस्तान का मरकजी किरदार तो रहेगा और पाकिस्तान का मरकजी किरदार इसीलिए है कि बिल्कुल। पाकिस्तान का इनिशिएटिव है ये पूरा का पूरा। इतने अरसे से, इतने दिनों से ये जो सारे मामला चल रहे हैं 12 मार्च से लेकर आज तक, वो पाकिस्तान का इनिशिएटिव ही है। और तो उसी तनाजुर के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ें तो हैं वो हमें चलती हुई नजर आएंगी। जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से बढ़ जाती है, वो बढ़ती इस तनाजुर के अंदर है कि पाकिस्तान ने अब दोनों फरीकैन को या दोनों पार्टीज को ये बात बावर करवानी है। अच्छा अनस, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं और इस खित्ते की स्पेशली जब बात करते हैं, तो इसमें एक बहुत मिडल ईस्ट जो है उसको काफ़ी इफेक्ट हुआ, चाहे वो अमेरिकन बेसिस के होने से था या जो भी रिस्पांस किया गया ईरान की जानिब से सब के अंदर। सबसे पहले तो इस पे नज़र डालिएगा कि हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ईरान ने जितना मुंह तोड़ जवाब दिया इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका को, क्योंकि ईरान जो है एक अंडरडॉग के तौर पर सामने आया इस पूरी जंग के अंदर, ये उस सूरत हाल में दिया जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, ईरान फ्री ऑयल ट्रेड नहीं कर पा रहा और अब जो हमारे पास ये 14 निकात आ रहे हैं, जो भी ये MOU इनके दरमियान साइन हुए, इसके चलते जो है ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान से सारी सैंक्शंस हटा दी जाएंगी और उसकी डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। तो कहते हैं ना कि जो कैद शेर है अगर वो इतना खतरनाक है तो खुला शेर कितना खतरनाक हो सकता है। मिडिल ईस्ट के सब के अंदर क्या किरदार था? इज मिडिल ईस्ट द पार्टनर्स, द US allies in Middle East, are they very comfortable with this deal? इट डजंट रियली मैटर कि मिडिल ईस्ट का क्या किरदार था। मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक जो हैं वो शायद इस फेवर में ना हों और कुछ ममालिक जो हैं वो बिल्कुल ही, जैसे कि कतर भी पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट है। तो कतर ने, हमने देखा कि उसने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर, जैसे उस पर्सपेक्टिव में ये हमें जहन में रखना होगा ये बात कि हाउ वेल थिंग्स प्रोसीड। ईरान मेरे ख्याल से क्योंकि कमिट कर रहा है कि वो न्यूक्लियर एम्बिशंस की तरफ नहीं जाएगा, मिसाइल प्रोग्राम को लेके थोड़ी बहुत बात होगी। तो उस तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मामला जो हैं वो हमें आगे चलते हुए नजर आएंगे। और अगेन, कैद शेर की आपने बात की, लेकिन कैद शेर के अलावा अगर हम उसको उस तरह देखें कि ईरान ने अब पिछले 47 सालों के अंदर सैंक्शंस के बावजूद अपनी सारी जो डेवलपमेंट्स की हैं, मिलिट्री डेवलपमेंट्स की हैं, तो वहाँ पर कोई डार्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, फ्यूरी ऑफ रिसोर्सेज है उनके पास। काफी ज्यादा रिसोर्सेज हमें नजर आते हैं, फ्लरी ऑफ रिसोर्सेज नजर आती है, टैलेंट भी उनके पास काफी ज्यादा है। तो टैलेंट को सैंक्शन से आप कैद नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ईरान का फोकस अभी भी ये होगा कि अपनी सेल्फ डिफेंस में जितनी चीजें कर सकता है, जितनी चीजें बिल्ड कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादातर कर ले। जी ठीक है, आप ये समझते हैं कि ईरान अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अच्छा अनस, ये बताइएगा कि जैसे कि मुज़ाकरात के चलते भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आया जिसने ज़ाहिर एक तहलका मचा दी और कहीं ना कहीं अमेरिका को उसमें जो है वो एम्बेरसमेंट का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी वफ़द जो है वो उस वक्त मुज़ाकराती टेबल पे बैठा था और इस तरह की ट्वीट आ गई और मेरे ख्याल से उसका जिक्र भी किया गया। काफ़ी आउटलेट्स ने बताया कि ईरान की तरफ से काफ़ी एहतजाज किया गया कि इस किस्म के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वो भी तब जबकि मुज़ाकरात का अमल जो है वो रवा दवा है। आपको क्या लगता है कि जो अमरीकी सदर है, हम देखते हैं कि उनकी तरफ से एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो हैं वो इस तरह से की जाती हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि आई एम गोना वाइप आउट द एंटायर सिविलाइजेशन, और अब इस सब अमल के चलते उनकी जो रीसेंट ट्वीट्स थी उसमें यही कहा जा रहा था कि वी विल हिट हार्डर। ठीक है, इस तरह की बातें की जा रही थी। आपको लगता है कि इस तरह का एटीट्यूड जो है वो मुज़ाकरात के अमल को कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करता है। ऐसी चीजें, ऐसे बयानात जो है वो मुज़ाकरात के अमल को अफेक्ट करते हैं। और उसकी एक तनाजुर में एक एग्जाम्पल जो है या आपके सामने इस तरह से है कि कल जब मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, क्वाड्रिलैटरल मीटिंग चल रही थी, 4 फरीकी मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उसी दौरान ही ये प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू आया, जिसके नतीजे में ईरानी एक नेगोशिएटर ने अपना मोबाइल के ऊपर वो पढ़ के सुनाया और कहा कि हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे आपके सदर हमें धमकियां लगा रहे हैं
और उसके बाद ईरानी साइड ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया। तो मुज़ाकरात का अमल बिल्कुल साबुताज जरूर हो सकता है, डीरेल करने की कोशिश होगी लेकिन हो सकती है, लेकिन दोनों साइड नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात डीरेल हों और उसी के तनाजुर में ये दफा के वो इतनी दूर आए, स्विट्जरलैंड आए, बातचीत की, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर बातचीत की, तो उसको सिग्निफाई करती है कि जी किस पॉइंट के ऊपर चीजें चल रही हैं और दोनों फरीकैन सीरियस हैं कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात का मामला या पूरे मामला जो हैं वो डीरेल ना हो सके। अच्छा नस, दोनों फरीकैन जो हैं वो सीरियस तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है ना बेएतमादी या बेयकीनी की सूरत हाल कैफियत नज़र आती है दोनों को एक दूसरे को लेकर। जैसे कि हम कल भी देख रहे थे मुज़ाकरात के अमल में दोनों वफूद जो हैं वो साथ बैठने से या साथ तस्वीरें खिंचवाने से जो है वो गुरेज कर रहे थे। आपको क्या लगता है कब ये आइस ब्रेक होगी और एक यकीन की जो फ़िज़ा जो है दोनों फरीकैन के दरमियान, क्योंकि ऑब्वियसली मुआहदा इनके दरमियान है तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज इन दिस, क्या लगता है कि किस तरह ये आगे बढ़ सकेंगे? देखिए दोनों फरीकैन अभी क्योंकि गैप्स काफी ज्यादा हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो ये है कि अगला जो मुज़ाकरात का अमल होगा, जब तक मेरे ख्याल से आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल नहीं हो जाता, उनका जनाजा नहीं हो जाता और उस तनाजुर के अंदर जो है मामलात आगे नहीं चलेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि बातचीत का सिलसिला उस वक्त रिज्यूम हो सकता है या बातचीत के सिलसिले इन पर्सन बातचीत का सिलसिला जो है वो उसी वक्त चलेगा जब एज़मात साजी का माहौल जो है वो डेवलप हो जाएगा और उस तनाजुर के अंदर हमें यही नजर आएगा कि थोड़े बहुत 3 रैक्स जो हैं वो मीट होंगे, उसके बाद ही कोई बाकायदा तस्वीर या कुछ सूरत हाल जो है वो सामने आ सकेगी। जी, यानी आपको लगता है कि अभी बर्फ पिघलने में वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया अनस हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक तरफ तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत मुस्बत किरदार अदा किया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल भी हैं जिनके हवाले से मुज़ाकरात की खबरें जो हैं एक दफ़ा फिर से गर्दिश करने लग गई हैं। बजट सेशन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है पेशकश की गई है अपोजिशन को लेकर मुज़ाकरात के हवाले से, ना सिर्फ पेशकश की गई है बल्कि हमने देखा कि बजट सेशन के दौरान जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद अपोजिशन के बेंचेस पर गए और उनके जो अहम रहनुमा थे जिसमें बैरिस्टर गौहर असद कैसे शामिल थे उनसे मुलाकात भी की है। और इस बजट सेशन के चलते जो हमारे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने 2 अरकान की तारीफ़ भी की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। I want to acknowledge both the honorable members Mubin साहब and Usama साहब। ये पिछले साल जब ये नेशनल असेंबली फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में थे, इनकी कंट्रीब्यूशंस वर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल और इन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन की। मैं अब एज फाइनेंस मिनिस्टर कहता हूं कि वी मिस देयर रिप्रेजेंटेशन दिस ईयर। वापस आइए स्टैंडिंग कमेटीज में ताकि ये जो आज आपने बात की है इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन स्टैंडिंग कमेटीज में आइए, हम आपकी बात सुनेंगे भी और इंशाल्लाह उसका जायजा लेकर उन तजावीज़ को लाएंगे भी अपने। मेरी आपसे दरख्वास्त है, वापस आइए। आपने सुना नाज़रीन, बार बार जो है एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो अभी कमेटी सेशंस का बाइकआउट ख़त्म करे, वो वापस आए और बैठे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अब इस सब के चलते ज़ाहिर है इसके अंदर की जो हमारे पास दूसरी जमात है जो की पोजीशन रखती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब उसकी जानिब से जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनका कहना है कि वो कंप्लीट डिनाइल में, उनका कहना है कि ये एक संजीदा अमल है जिसको हम मुज़ाकरात कहते हैं और इस अमल के चलते जो है हमसे फ़िलहाल कोई रब्ता नहीं किया गया। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। हमारा हाई हलो हुआ है उस पर असम्बली के फ्लोर पे, वज़ीर आज़म की जो डायलॉग की ऑफर है उसको वेलकम भी किया है, पर एज वी स्पीक किसी भी फ्रंट पे हमारी कोई बात नहीं चल। फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मैं कहूँ कि जी हम इवन क्लोज टू मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने के लिए हैं। आपने पीटीआई का भी मौक़िफ़ इस पर सुन लिया। आज के पैनल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्या वाकई मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत संजीदा है, पीटीआई का इसमें क्या किरदार होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा। इस सब पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुमाइला राना साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब ने और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी आदिल निज़ामी साहब ने। सबसे पहले आप सबको शुक्रिया कहूँगा
हमें वक्त देने के लिए। शुमाइला साहबा, क्योंकि आप हुकूमत में आपकी तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तो पेशकश कर दी गई है और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की, तो क्या इसके ऊपर अब कोई ग्राउंड पे वर्किंग भी है? क्या आप लोगों की तरफ से कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है मुज़ाकरात को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत की संजीदगी का आप अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि वज़ीर आज़म ख़ुद चलकर अपोजिशन के पास गए हैं और उनको रियलाइज़ करवाया है कि आप मुल्क के अमन सलामती के लिए, खुशहाली के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए और जमहूरियत के लिए आप सब लोग आकर मिलकर हम एक जगह पर बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और आए हम आगे मिल बढ़कर पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा मैं माजी में लेकर जाऊँ, आपको याद होगा कि जब भारत की प्रॉक्सी वार जो है वो अफ़गानिस्तान में से की गई और अफ़गानिस्तान से होती हुई जो दहशतगर्दी है उसके जो शोले हैं वो हमने KPK में भी देखे और पाकिस्तान में देखे हमने। तो इशू ये था कि उस वक्त भी हमने इनसे कहा था कि मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है, आए पाकिस्तान के अमन के लिए, सलामती के लिए हम बैठते हैं। उससे पहले आपको याद होगा मरहूम इरफान सदीकी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने जो 27th अमेंडमेंट से पहले की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त भी इनके साथ मुज़ाकरात की बात करने की कोशिश की गई, लेकिन हर सतह के ऊपर, हर फोरम के ऊपर इनके आपस के इतने ग्रुप्स हैं और इतनी ज़्यादा इनके वो धड़ेबंदी है उनके जमात के अंदर कि एक धड़ा जो है वो कहता है जी मुज़ाकरात करने चाहिए, दूसरा कहता है कि जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। एक धड़ा जो है वो कहता है कि जी आपने ज़िमनी इलेक्शन में जाना है, दूसरा धड़ा कहता है कि जी आपने ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना। तो बात ये है कि देखिए ये मामला जो है सियासी इश्यूज जो हैं वो सियासी लोगों से होते हुए ही जमहूरी लोगों के इश्यूज जमहूरी लोगों से होते हुए भी यानी कि शुमाइला साहिबा आप ये समझती हैं कि वो लीडरशिप जिसने आलमी जंगें रुकवा दी हैं। जी शुमाइला साहिबा, कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मेरे आपके कहने का मतलब यह कि वो लीडरशिप जिसने आलमी जंगें रुकवा दी हैं, तीसरी जंग अजीम से पूरी दुनिया को बचाया है, उससे जो है अपने मुल्क के अंदर जो मुज़ाकराती अमल हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो हल इसलिए नहीं किए जा रहे क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उसके अंदर धड़ेबंदी है। देखिए बात असल में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुनिया का अमन लाने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। आज पाकिस्तान का जो वक़ार है पूरी दुनिया के सामने, आपने भी देखा सफारती महाज पे हमें कामयाबियां मिली, पे दर पे कामयाबियां मिली। पहले हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे जो है वो दुनिया ने हमें माना, उसके सऊदी और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई UN में और सफारती महाज पे अल्लाह ताला ने, बिल्कुल उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन आपका ये कहना है कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो सबोताज हो रहा है क्योंकि PTI जो है कहीं ना कहीं संजीदा नहीं है। इसलिए ठीक है, पीपल्स पार्टी अजहर सदीक साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। आपका ये कहना है कि PTI के अंदर मौजूद धड़ेबंदियां जो हैं सीरियस दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, आपकी जमात, ठीक है, आपको लगता है कि PTI जो है वो सीरियस नहीं है। अजहर साहब आप ही इसका जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप सीरियस नहीं है। दूसरी बात, आपके अंदर धड़ेबंदियां हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात चाहते हैं और कुछ लोग जो है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। एक क्लियर पिक्चर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है और आप क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। शुमाइला राना साहब तो बोली है, बहनों की तरह से है। मैं हैरान होता हूँ कि कौन से मुज़ाकरात, क्या मुज़ाकरात, एजेंडा क्या है। अभी मैं लफ्ज़ सुन रहा था जमहूरियत, वो तो नापैद है पाकिस्तान के अंदर। कोई एक बता दें, कोई एक ऐसा अमल हो, कोई जमहूरी इक़दार को सामने लेकर चलता हो। मैं वो सीरियसनेस की तरफ अगर आप आना है ना, कोई कमेटियां बनी हो, कोई कोशिश की हो कि आकर बैठ गो। एक वज़ीर आज़म का आप अंदाजा लगाएं, यानी इनकी आप अंदाजा लगाएं संजीदगी का आलम ये देख लें कि वज़ीर आज़म एक टेबल पे चल कर गए हैं और ये समझने मुज़ाकरा शुरू हो गए। यार खुदारा, यार बैठ के पूरी कौम को एतमाद में लेना है। कहाँ आपने, मिसाल के तौर पर बात, अभी किसी जगह, यानी चलें इसी को ले लेते हैं, इतना बड़ा पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। ये छोटी कामयाबी नहीं है, ये तारीख में याद रखनी है। क्या इसको पार्लियामान के अंदर लेकर आए, पार्लियामान में डिस्कशंस हुई, पार्लियामान के सामने ये बात आई। कोई मिसाल के तौर पर 27वीं तरमीम की बाज़गह सुनाई दे रही है, कोई आपके सामने एजेंडा सामने आया, कोई चीज ऐसी सामने आई हो ब्लैक एंड व्हाइट में,
ब्लैक एंड व्हाइट में, जिससे पता चल सके कि जनाब वाकई है, चले इसको छोड़ देते हैं हम, कि हमें मिसाल के तौर पर, यानी वो हैरानगी की बातें ये होती हैं कि आपने कोई कानून साजी करनी है, कोई स्टेप लेना। मैं बजट के हवाले से बात कर रहा हूँ, बजट के कॉन्टेक्स्ट में भी चले आ जाए जनाब, ये एक इनिशियल डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, ये कमेटियां बनी है, आज ना चले यहाँ करो। पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने करना क्या, खुदारा ना आवाज सुनी जाती है ना बात कही है किसी जगह। छोड़ दे इस बात को, बड़े बड़े सियासतदान को सामने रखकर देख लेते, यानी कहाँ आप बताने चले, बड़ी कितनी जितनी भी सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर, बता दें कहीं पीपल्स पार्टी के गिले इनके साथ अपनी जगह मौजूद है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, करने वाले कोई और चीजें हैं, जहां कहीं से आती है, ना इन्होंने पढ़ा होता है ना देखा होता है, और उसमें मनोहर अमल दरामद करना होता है ना, तो कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज नजर आए ना। मुझे तो कोई नजर नहीं है, माजरत के साथ मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इन्होंने, आप समझ रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए दो चीजें असद साहब, आपने कहा कि जमहूरियत जो है वो पूरे मुल्क में इस वक्त नापैद है, तो आप समझते हैं कि पूरे मुल्क में ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा भी आता है, हमने देखा कि बजट सेशन में भी बहुत सारे इख्तलाफात थे पार्टी को लेकर, और जैसे शुमाइला साहबा ने भी कहा कि दो धड़े मौजूद हैं। आप समझते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर सबसे पहले, और फिर उसके बाद आपके सूबे के अंदर जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, थर्ड आपकी एग्जीक्यूटिव टर्म है, आप लगता है कि वहाँ पर भी जमहूरियत नापैद है? नहीं, देखिए मैं फिर बताता चलूं। देखिए अगर वहां जमहूरियत ना होती तो ये बजट पास ही ना होता, फिर बजट पेश ही ना होता। यानी देखे ना, सवाल उठाया गया कि इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, नहीं मुशावरत उसके बगैर बजट आया ना, में भी करवा लिया। देखिए ना, वो एक सवाल रहता है, तो वफाकी बजट भी मंजूर हो गया ना। देखिए वो तो आपको पता है, फार्म 45-47 से इनकी 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। पीपल्स पार्टी भी ना होती तो बजट तब भी पास हो जाना था, तो इसलिए कोई अनोखी चीज नहीं है। लेकिन हमें यह समझना है कि ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर कहीं नजर आ रहा हो, यानी आप इस गवर्नमेंट की एक पोजीशन देख लें कि एक कैदी से साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते। कोई इनसे क्या मुज़ाकरात होने हैं? अस्पताल में जाकर अगर इलाज होना है तो क्या फर्क पड़ता है? अस्पताल में इलाज के लिए आकर आपको रास्ता देते, कोई वहां चीज नजर आई हो, अच्छा चले इसको छोड़ देते हैं। मैं मिसाल के तौर पर अपना जितने भी केसेस हैं, वो चाहे 9 मई की हो, मिसाल के तौर पर यूं ले लें, मिलिट्री कोर्टों से सजाएं हुई थी 45 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर लेजिस्लेशन होनी थी, कोई हुई है? बता दें, आपको नजर आई हुई हो? आपको किसी जगह कहीं ना कहीं से जब देखे, जब जिन्होंने तय करना हुआ ना, जब उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पे किसी को बिठाना हुआ, बिठा लेंगे। याद रखिएगा, ये भी आएंगे, ये आके दरवाजों के बाहर खड़े होंगे, सलाम करके हाजिरियां लगाएंगे कि जनाब मैं भी आ गया हूँ। जिस दिन उन्होंने कहा तो वही आ जाएंगे वहां पर, फिर वह हालात भी बनाएंगे, एक पोजीशन भी नजर आएगी आपको। तो अभी फिलहाल ठीक है, यानी कि आप ये समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से सीरियसनेस शो नहीं की जा रही है इन मुज़ाकरात को लेकर। इस पे जो है राय ले लेते हैं आदिल निजामी साहब की। आदिल साहब क्या समझते हैं? आपने दोनों रहनुमाओं को भी सुना है। शुमाइला साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ बिल्कुल इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन हमारे साथ प्रोग्राम में जी आपको बिल्कुल वक्त दिया जाएगा इस पर बात करने के लिए, लेकिन हम तजिया सुन लेते हैं आदिल भाई का इसके ऊपर। आदिल भाई, आप क्या समझते हैं? इससे पहले भी बहुत दफ़ा मुज़ाकरात की गूंज इस मुल्क में सुन चुके हैं, और हर दफ़ा किसी न किसी वजह से जो है इसको सबुताज कर दिया जाता है। ये अमल जो है एक दफ़ा ज़िंदगी इसको मिलती है और एकदम से जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पर मौजूद है जहाँ पाकिस्तान के ऊपर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तान ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहा है, और एक इतने जिसे हम कह रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम से पाकिस्तान ने दुनिया को बचाया। अब इस पॉइंट पर पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि वो पाकिस्तान के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको खत्म करे, और इसमें दोनों जानिब की लीडरशिप जो है, जो दो अहम पार्टीज हैं इस सबके अंदर इन्वॉल्व, उनके लिए कितना जरूरी है कि वो अब माजी के ग्रजेस को पीछे छोड़ के अब आगे की तरफ बढ़े? बहुत शुक्रिया आपका, और साथ में शुमाइला साहिबा और अजहर भाई को मेरा सलाम। अजहर साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि अभी शायद वो टाइम नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुकूमती हल्के देख लें या फिर पाकिस्तान तहरीक साहब देख लें, दोनों में मसाइल हैं, दोनों अपने तरीके से प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है, वो बजट पेश करना है, जरा एक कह लें कि लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक गैलरीज के लिए उठकर चले भी जाते हैं, जाके मिनिस्टर गौर को मिलते हैं, वो उनसे अपने कुछ बजट के हवाले से, फाटा पाटा के हवाले से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, तो पूरी तौर पर हम देखते हैं कि मोहम्मद औरंगजेब को भी लेके वो अपोजिशन बेंचेस पे चले जाते हैं, और साथ ही वो एक मुज़ाकरात की दावत भी दे देते हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात के लिए कितने सीरियस है? सबसे पहले आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अभी कल हम डिस्कस कर रहे थे
मंसूर साहब ही रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे स्विट्जरलैंड से कि फ्रीकैन आपस में बैठे हुए हैं आफ्टर मतलब के जंग के बाद आयतुल्लाह शहीद कर दिए गए, अरबों डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा दिया गया, इतने सारे मसाइल, लेकिन बिला आखिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं। लेकिन उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट पहले क्रिएट किया गया। एंड टाइम पे जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिस पर ईरानी जो है ऑफेंड हो जाते हैं, सारी चीजें आपने देखी ना, तो एक साजगार माहौल आपने सबसे पहले पैदा करना है। प्राइम मिनिस्टर तो जाके दावत दिया है जनाब, मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, COD2 की बात कर रहे हैं, मिसाक मुआशरत की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे आपने क्या किया? वेरी नेक्स्ट डे आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के 9 में केसेस के हवाले से लाहौर से जो है वो सजाएं आ जाती हैं। इसे एक तो वाज़ेह मैसेज है कि आपने जो पार्लिमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, इससे कम इसके लिए नरमगोशा भी हो सकता है, लेकिन जो 9 मई है, जो माजी की चीजें हैं, वो स्टैंड स्टिल मतलब कर रही हैं, वो वहीं की वहीं खड़ी हैं जहाँ पे माजी में थी। जब तक वो एड्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के देख लें, प्राइम मिनिस्टर की ऑफर को अब जो पाकिस्तान में डिफरेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डिफरेंट ग्रुप्स बैठे हुए हैं, अलीमा खान साहिबा हैं, फिर जो पार्लिमानी लोग हैं, चकजई एंड बैरिस्टर गौहर लोग, ऐसे जो लोग हैं, फिर KPK से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे पावर को एंजॉय भी कर रहे हैं, जिनके लिए उस तरह की मुश्किलात भी नहीं है, और सबसे बढ़कर वो लोग जो बाहर बैठकर बयानियां बना रहे हैं, उन्होंने इस पूरी चीज को किस तरह लिया ना। बैरिस्टर गौहर ने कहा प्राइम मिनिस्टर ने देर कर दी, पहले हो जाना चाहिए था, पहले भी तो हुआ था। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 में फ्रीकैन बैठे थे ना आमने सामने, और जनवरी 2025 में पूरा मामला सबूताज हुआ, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात थे, मुक़य्यद रहनुमाओं को रिहा किया जाए, अदालती रिलीफ दिया जाए, इलेक्शन की जानिब जाया जाए, इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, उस पर हुकूमत राजी नहीं थी, चीजें वहीं की वहीं खत्म हो गई। तो अब जो आपने इतनी लंबी तबीयत बांधी ना कि पाकिस्तान के वकार की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम कि जब तक आप इंटरनल प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेंगे, आपका बाहर जो है लेवल तभी एक बड़ा हो सकता है, आपका कद काट कभी बड़ा होगा जब अपने घर से मजबूत होकर जाएंगे। अब जो आपने रोल प्ले कर दिया ना दुनिया के अंदर, आपने जाके दुनिया का एक ऐसा मसला जो कोई हल नहीं करवा सकता, आपने उसको हल करवा दिया। अब आपके दुश्मन भी बड़े हो जाएंगे, स्कॉलर्स तो बैठे हुए हैं ना, तो इसके लिए आपको इन हाउस इंटरनल जो हार्मनी है वो पैदा करने की जरूरत है। दिस इज द टाइम। अब आगे अपने कौम का भी सोचें। प्राइम मिनिस्टर खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि मैक्रो लेवल पे कुछ चीजें हुई है, माइक्रो लेवल पे कुछ नहीं हुआ। एक आम आदमी के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, और मुश्किलात हमने कैसे ठीक करनी है, कैसे जो हम इंटरनेशनल स्टैंडिंग है इसको एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली के लिए बिल्कुल, विद ग्रेटर पोजीशन कम्स ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी। जाहिर है जितना मरकजी किरदार पाकिस्तान अभी इस वक्त अदा कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पे इस वक्त दुश्मन भी बढ़ गए हैं, निगाहें भी बढ़ गई हैं, पाकिस्तान बिल्कुल फोकस में। शुमाइला साहब, आप अजहर साहब को जवाब देना चाह रही थी, मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा, जैसे आदिल साहब ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरफ से जो है सीरियस कोशिशें की जाएँ। और अजहर साहब का ये कहना था कि जहाँ से मुज़ाकरात की कॉल आनी है, जब वहाँ से कॉल आएगी तो ही ये मुज़ाकरात होंगे। यानी कहीं ना कहीं वो पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, जो कि आपकी पार्टी है, वो उसको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ करार दे रहे हैं मुज़ाकरात के अमल को लेकर। देखिए, बात ये है, सबसे पहले तो मैं अजहर साहब की बात का जवाब देना चाहूँगी कि हमारी जमात के और हमारी हुकूमत के हाईएस्ट फोरम से मुज़ाकरात की बात हुई है। हमारे वज़ीर आज़म ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और वज़ीर दिफा ने, लॉ मिनिस्टर ने बार जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाकर ये बात की है कि आप प्लीज़ आएँ, बैठें और मसले का हल तलाश करें। इनका असल में प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जमहूरियत के ऊपर पहले दिन से यकीन नहीं रखते, क्योंकि ये जिस तरीके से ये सिस्टम का हिस्सा बने थे, ये हर एक ज़ुबान ज़दे आम है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जमहूरी लोगों के साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते कि जमहूरियत में ये जो शराइत कहेंगे, जमहूरियत में क्या किसी भी मुज़ाकराती अमल में कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे चला जाता है। ये कहते हैं जो चिट पे मैं घर से लिख कर लाया हूँ वही चिट मनो अन जो है वो कबूल हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ जगहों पे लचक दिखानी पड़ती है, कुछ जगहों पे आपको अपनी बात मनवानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि ये लोग झूठ भी बोलते हैं और इतना पक्का मुंह बना के बात करते हैं कि वो सच लगता है, लेकिन अब जो अवाम है उनको ये मालूम पड़ गया है। देखिए, मैं किसी भी जमात के बानी के, किसी भी जमात के लीडर के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप लोगों का जो तहरीक इंसाफ को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी दुश्मन खुद हैं। ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार के फिर कहते हैं कि आओ जी हमें ज़ख्म हो गया है, अब हमारी आके पट्टी भी जो है वो हुकूमत आके करे। माजरत के साथ
इनका बयानिया, शोला बयानी, इनकी रियासत को ललकार, इनकी अवाम को इंस्टिगेट करना, आप रियासत के ख़िलाफ़ करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इनको थोड़ा सा नज़रसानी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो केसेस होते हैं, जो सज़ाएं होती हैं, वो आपकी धमकियों के साथ, आपके डंडे के साथ और आपके हुल्लड़बाजी के साथ ख़त्म नहीं होती। क्योंकि माजी में आपने देखा वज़ीर आज़म के ऊपर भी जो है वो झूठे मुकदमात थे, नवाज शरीफ साहब पर भी थे, इसी तरह पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के ऊपर भी थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि हम अपने बंदे लाके बाहर बिठा देंगे, अडयाला जेल को बंद कर देंगे, हम रावलपिंडी को बंद कर देंगे, हम लाहौर कोट लखपत को बंद कर देंगे, हम लांडी जेल बंद कर देंगे। भाई जेलों को बंद करने से लेकिन शुमाइला साहबा, आदिल साहब यही तो कह रहे हैं, अब हमें आगे बढ़ना होगा, माजी के किस्सों को भूलना होगा। तो आप आए, देखिए सबसे पहले इनके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये महमूद खान अचकजई के ऊपर भी इनको मुकम्मल इत्मीनान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जमातों के अंदर बुरा और अच्छा वक्त आता रहता है, ऊंच नीच जो है वो सियासत का हिस्सा है। अप्स एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव का ये मतलब नहीं है कि ये किसी के ऊपर भी यकीन ना रखें। हुकूमत पे इनको यकीन नहीं है, ऑपोजिशन लीडर जो इनका अपना बनाया हुआ है उसके ऊपर यकीन नहीं है। अलीमा खान साहिबा कुछ कह रही हैं, यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि बात किससे की जाए। शुमाइला साहिबा, बिल्कुल आप पीटीआई के एटीट्यूड को लेकर तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप देखें हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी है, इनको कभी वेन्यू पसंद नहीं आता सर, इनको कभी तहरीक इंसाफ को हुकूमत का कभी वेन्यू पसंद नहीं आता और कभी मेन्यू पसंद नहीं आता। और इनकी मिसाल, यानी कि आप समझते हैं कि जो पीटीआई का एटीट्यूड है उस पर आप अदम एतमाद रखती हैं। शुमाइला साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा इस सवाल के साथ कि जाहिर आपको हुकूमत की जानिब से जो एटीट्यूड है मुज़ाकरात को लेकर, उस पर तो अश्योरिटी होगी, क्लैरिटी होगी। तो आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से क्या CBMs लिए जा रहे हैं, कोई मुलाकात प्लान की जा रही है, कोई कमेटी तश्कील जा रही है। इस पर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन अज़हर साहब के पास बढ़ेंगे। अज़हर साहब, आपने शुमाइला साहिबा को सुना है, वो कह रही है कि हम तो कंफ्यूज हैं, हम बात किससे करें। बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको इमरान खान साहब की जानिब से लग करके आगे लाया गया, उनको अपना नुमाइंदा बनाया गया, लेकिन उनके खिलाफ भी हम देखते हैं कि बयानबाजी आ जाती है PTI के अंदर से ही। इसी तरह जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी इमरान खान साहब की जानिब से जो है उनको चूज किया गया, नुमाइंदगी दी गई, लेकिन वहां पे वो कह रही हैं अदम एतमाद का जो है इजहार किया जाता है। कभी मेन्यू पसंद नहीं आ रहा, कभी वेन्यू। क्या करेंगे आप, क्या कहना है आपका इस पर? अच्छा, मैं बड़ा शुक्रिया। मैं क्या कहूँ, वो सियासत के दाव बीच मुझे याद है, मैंने नवाजुद्दीन नसरुल्लाह साहब से बहुत कुछ सीखा है, मलिक मेराज खालिद साहब से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, आपने जितनी बातें सीखी में कोई रब्त देखा आपने? मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैंने 4-5 चीजें बड़ी सामने रखी हैं आपके सामने। किसी जगह आपको नजर आ रहा हो कि ये मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, हमको भीख नहीं मांग रहे, यानी ये आपने एक छोटा सा नहीं, ऐसा लगता है जिससे किसी हम अफ्रीकी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, नाश्ता से मुलाकात नहीं है, पीने लगानी हो। तब मैंने आपके सामने सीरियस बात की कि मिलिट्री कोर्टों से सजाई हुई है, 60 दिनों में लेजिस्लेशन होनी थी, नहीं हो सकी, आपके सामने मौजूद है। मैं आपके सामने चीजें गिनाना शुरू करूं ना, इस वक्त जिन बैसाखियों के सहारे पे आए हुए ना, बैसाखियों के सहारे पे हमें बताना चाहते हैं। देखिए, नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग का पूरा माजी उठाकर देख ले, एस्टैब्लिशमेंट के सर पर आए, हमेशा उनकी आशीर्वाद पे। और पाकिस्तान में इससे बेस्ट पीरियड मैंने एस्टैब्लिशमेंट का नहीं देखा कि जहां हुकूमत को इस हद तक सपोर्ट की जा रही है कि आपके वहम गुमान में भी नहीं है। इन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा ना, 4.5-5 साल में कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है, बता दें। लेकिन अजहर साहब, ऐसे इल्जाम तो वो भी लगाते हैं, वो समझते हैं कि फैज साहब का जो दौर था वो सबसे बेहतरीन दौर था। ओ नहीं, नॉट एट ऑल। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ जब से ज़ियाउल हक की नर्सरी से पल के अब तक का दौर, जनरल बाजवा, जनरल फैज हम पे इल्जाम लगाते रहे, वो सारा इनके ऊपर है। मैं जैसे मैंने कहा ना कि जमहूरी अमल में किसी जगह आपको कहीं नजर आया हो, यानी क्या होता है कि ये कह रहे हैं असेंबली में बैठे, असेंबली में तो ये जमहूरियत, असेंबली में तो मुज़ाकरात कोई नहीं होते ना, ये मुज़ाकरात होने हैं बाहर। और मैंने जैसे कहा ना, उनके पास जवाब नहीं है। जैसे मैंने कहा है ना
कि जब वो मुज़ाकरात वाले कहेंगे मुज़ाकरात, और याद रखिएगा सिर्फ ये मकसद नहीं था, अगर ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो 9 मई से जोड़ते हैं, इस मुल्क में इस वक्त आपके पास कोई एक ऐसा लीडर नहीं है। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब है, जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो आपने देख लिया गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में आपके सामने है क्या हुआ, वहां 45 नहीं चला तो आपने बाकी चीजें देख ली। अब सबने समझ आ गया कि तहरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान में क्या ऐसी खास बात थी कि वो जो प्राइवेट लोग हैं जो 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 आजाद मुंतखब हुए थे वो उसको क्यों ज्वाइन किया। ये मेरी इस बात का जवाब है कि मुज़ाकरात की टेबल अभी सजने में बड़ा दूर है, और वो मजाक को इसलिए नहीं है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है। इनमें कैपेसिटी और एबिलिटी होती, अगर जमहूरी रवायात हो, ये जो बता रही है ना केसेस में, हमें नहीं पता हुदैबिया में क्या हुआ, हमें नहीं पता पनामा में क्या हुआ, कब डील हुई, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कब गए, किस तरह वापस आए, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे हम देखते आए हैं। तो हमारी आंखें बंद नहीं है, हमारी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन ये जो धड़ेबंदी का ताल्लुक ही नहीं है इस बात के साथ। आप आए, अगर बात आप मिसाल के तौर पर आप पहले 2-3 काम तो कर लेना, इमरान खान से मुलाकात का, अस्पताल में निकालने का, केसेस को जल्द अज जल्द समाप्त के लिए ट्रायल तो जल्दी कराने आपने, लेकिन अपीलें और बाकी प्रोसेस कहाँ जल्दी कराया आपने। अभी 9 मई की सजाएं हुई है, उनकी अपीलें मेरिट पे सुनवा दे, कभी एक बहाना कभी 2 बहाने, मुझे तो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर पता है। जब आप नजर आएगा कि वाकई आप चाहते हैं चीजों को सोल्यूशन करने के लगाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं, अभी मिसाल ले लेना। आप भी समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए, नजर आनी चाहिए वो चीजें। लेकिन पीटीए का कानून देख लेना, अभी पीटीए का कानून आया, यानी आप अंदाजा लगाएं और क्या क्या इल्जाम लग गए इनके ऊपर, यानी वो वाला कानून। कोई भी एक लेजिस्लेशन ऐसी बता दे कि जहां इनकी यानी अभी पीडीएल लगाने के हवाले से देख ले, लोगों का कचूमर निकाल दिया, बजट के हवाले से कचूमर निकाल दिया। लेकिन अजहर साहब जब आप असेंबलीज में बैठेंगे, इन चीजों पर बात करेंगे, देखिए अजहर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे अपनी जगह, लेकिन आपको असेंबलीज में बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, टेबल टॉक करनी पड़ेगी ना। मुझे बताएं अवामी रिलीफ के लिए क्या बात करनी होगी। अवामी रिलीफ के लिए पीडीएल 2000, ओ यार खुदारा, ये जगह टैक्स ले रहे हैं आप बता रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दे दिया कितने का, वो 10-5% अपना सैलरीड पर्सन को। दूसरी तरफ पीडीएल देखें आप, उससे 10 गुना आप जो जबरदस्ती टैक्स निकाल रहे हैं। यार फॉर गॉड से यार, कि नजर आए। अब ये निकल कर देखे सड़कों के ऊपर हालत क्या है, सिर्फ ग्राउंड पे अखबारी इश्तिहार देने के अलावा कुछ नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आता। नहीं तो जमहूरियत सीखे, नवाब नसरुल्लाह से सीखे, मलिक मिराज खालिद मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहब से सीखे, कि जिन्होंने जमहूरी रवायत को इस मुल्क में फरोग चढ़ाया। इनके पास जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आदिल भाई आपकी तरफ पढ़ेंगे, जब ये मुज़ाकरात की सारी गुफ्तगू चल रही है तो इसके दौरान सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से कॉलम लिखा गया है नेक शगुन के नाम से, उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये एक जो है खुशाइंद बात है, एक नेक शगुन है, लेकिन ये जो शगुन है इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा लायक है जो बाहर बैठे उकाब हैं। अब उकाब उन्होंने किसको कहा, उनका कहना था कि पीटीआई की लीडरशिप जब भी कोई कदम उठाने की कोशिश करती है, वो लीडरशिप जो आइनी तरीके से इमरान खान साहब की जानिब से मुंतखब करके या जिनको नुमाइंदगी दी गई है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों या महमूद चकजई साहब हों, जब वो भी कुछ कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जो बाहर बैठे पुराने सपोर्टर्स हैं या पुराने पीटीआई से मुंसलिक लोग हैं, उनकी जानिब से ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी जाती है, क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया जाता है। वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुज़ाकरात के अमल को जो है वो चीज़ें ख़तरा पहुंचा सकती हैं। आप क्या समझते हैं दोनों तरफ से, चाहे वो हुकूमती तरफ है या फिर वो अपोजिशन की जानिब से है, आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी तौर पर इन दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको क्या ख़तरात लायक हैं मुज़ाकरात की तरफ जाने के लिए, और बैरूनी तौर पर भी ऑन अ जेनेरिक लेवल भी आप क्या समझते हैं कि क्या ख़तरात हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस अमल को सबोताज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुमाले साहब ने एक बात की कि लोग अड़ियाला निकल आते हैं खान साहब की कॉल पर भी, तो ये नहीं समझ आती कि जीबी इलेक्शन में गए थे मियां साहब, उन्होंने जाकर वहां कहा मुझे क्यों निकाला भी जिक्र किया, और साथ में कहा मुझे निकाला तुम क्यों नहीं निकले, ये शिकवा भी किया। जब आवाम निकलती है किसी सियासतदान के पीछे तो वो भी आपको शिकवा है, जब नहीं निकलते तो वो भी शिकवा है। बाकी अजहर मैंने बड़ी अहम बात की भी जनाब, वो बता रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ से बन गई। ये वहीं से बन गई जहाँ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, ये वहीं से बन गई जहाँ से जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था। फिर वो कह रहे हैं कि जिस तरह सिस्टम, जिस तरह मुस्लिम जोन और आजकल अदारा वन पेज वो सारी की सारी चीजें जिसका तस्करा कर रहे हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब तो उस टाइम भी वन पेज था, उस टाइम वन पेज नजर नहीं आ रहा था, उस टाइम मुस्बत रिपोर्टिंग बहुत सारी चीजें, अपने लिए सारी चीजें हलाल हैं। और जब आप निकल जाएं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जब इक़्तिदार से चले जाएं तो फिर यही शिकवा तमाम सियासी जमातों का कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, और आप वो किसी और को सच्चा प्यार, जब कोई दूसरा है तो उसको दूसरे को ग्रास इन द अदर साइड ऑलवेज ग्रीन है, दूसरे की मोहब्बत बड़ी अच्छी लग रही है इनको। बाकी जो आप बात कर रहे हैं
देखिए मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने के लिए जो आप भी बात कर रहे हैं, साजगार माहौल वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट पॉलिटिकली पैदा करना होगा। और कब पैदा होगा? जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों सीरियस होंगे। अभी तक ना हुकूमत उस तरह से सीरियस है, हुकूमत भी आफ्टर सम टाइम कुछ ना कुछ उनको लॉलीपॉप दिखा देती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अभी तक उस तरह से सीरियस नहीं है चीजें। 3 से 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा ना कि कहाँ पाकिस्तान की अचीवमेंट है, कहाँ पे एक नेशनल यूनिटी की आपको जरूरत है। कल प्राइम मिनिस्टर वो मिल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे, ईरानी डेलीगेशन हैंड शेक नहीं कर रहा, उसके ऊपर किस तरह कल मीम्स बना बना के आपने, मतलब जहाँ दुनिया आपको एडमायर कर रही है, आप उधर क्या कर रहे हैं ना। तो कौन लोग कर रहे थे वो अकाउंट, कौन उसको ऑन करता है, वो किस सपोर्टर है। तो जब तक ये वाली चीजें नहीं होगी, जो बयानिया बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाती है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, तो शायद जहाँ पे असल चीजें रियलाइज होनी है वहां पे रियलाइज नहीं हो पा रही। असल चीजें कहाँ रियलाइज होनी है वो अजहर सदीक साहब पहले ही बता चुके हैं। जब वहां रियलाइजेशन हो जाएगी कि मामला आगे बढ़ने चाहिए, तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। ऑन द अदर साइड बहुत सारी चीजें इस तरह की है, हुकूमत खुद भी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब ये जिस कॉलम की हम जिक्र कर रहे हैं उसमें भी यही चीज कही जा रही है कि मुक्तदरा के साथ भी जो लोग राबते में हैं और सालसी की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब खुद बहुत दफा कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित कायम किए जाएं और उन्हीं से वो बात करेंगे, वो इन लोगों से बात ही नहीं करेंगे जो वक्त हुकूमत में बैठे हैं। तो यही तो इसमें भी कहा जा रहा है कि जब मुक्तदरा के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं अजहर साहब के मुताबिक, उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो एक बाहर बैठे जो है प्रोड्यूसर्स का या जो उकाबों का एक टोला है, ये जो है अटैक करने लग जाता है, क्रिटिसाइज करने लग जाता है, मीम्स बनाने लग जाता है। तो किस तरह से कोई कोशिश करेगा इस अमल को आगे ले जाने की? यही तो हम बात कर रहे हैं कि सीरियसनेस दिखानी है। बाली पीटीआई ने, उनकी जमात ने, जब तक वो सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, जब तक इन लोगों को डिसोन नहीं करेंगे, तो मामला आगे नहीं बढ़ते नजर आते। ऑन द अदर साइड जिससे ये कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब इत्तेहादी हुकूमत, इसमें भी कुछ मसाइल है ना। अगर जो इस टाइम पूरी एक सिचुएशन बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनएफटी को छेड़छाड़ किए बगैर सारे मामला को आगे बढ़ाया, एक ग्रांट देनी है, केपी के नहीं देता, और वो चीजें वैसे की वैसे रहती हैं। 28वीं तरमीम 18वीं तरमीम के में जो चेंजिंग्स करनी है, अगर वो नहीं होती, तो शायद ये एक पिक्चर बनती नजर आती है आइंदा 1 से 2 साल के अंदर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाए। लेकिन शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए खुद पैदा नहीं करेगी। ये जो हुकूमती सियासी जमातें हैं, ये उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा कर देंगे कि उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। वैसे भी इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ उनकी जानिब उनके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड जब तक एक बेहतर एनवायरनमेंट पैदा नहीं होता, वो हुकूमत की जानिब से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हो, कि डायलॉग ये कुछ नहीं होंगे। आफ्टर सम टाइम 4-6 माह बाद प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देंगे, मिनिस्टर गौर भी उसको वेलकम कर देंगे, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई संजीदा किस्म का डायलॉग होता नजर नहीं आता। यानी कि आपको लगता है ज़्यादा सीरियसनेस और ज़्यादा मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। शुमाइला साहब, आपने अजहर साहब को भी सुना है और आपने आदिल भाई को भी सुना है। उनके मुताबिक ये है कि आप लोगों को ज़्यादा मेच्योरिटी दोनों तरफ से दिखाई जाएगी, और ज़ाहिर है एज ए हुक्मरान जमात आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आपको बिल्कुल वक्त दिया जाएगा। अजहर साहब ने जो भी आपसे अपने निकात पेश किए उनका जवाब देने का। उनके मुताबिक आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अब इस वक्त जो है हुकूमती पार्टी जो है, जो इत्तेहाद है हुकूमत का आपका, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग का आपस में इत्तेहाद है, वो कह रहे हैं कि उसमें भी जो है इस वक्त दरार पड़ चुकी है। उनके साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तियार किया जा रहा है। तो सबसे पहले इन सब सवालों का जवाब दीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, क्या CBMs लिए जा रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं आप लोगों की जानिब से इस तमाम मुज़ाकराती अमल को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि ये जो अभी बजट पेश हुआ है वो एक वाकई में हकीकतन एक अवाम दोस्त बजट है। पहले हम कहते थे कि ये गरीब दोस्त बजट है। इस दफ़ा का जो बजट है वो गरीब से लेकर एक सरमायादार तक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब आप सरमायादार को कुछ तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो वो अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज तो पैसा उठाएगा और वो बाहर ले जाएगा। हमने इसकी मद में रियल एस्टेट में जो है वो आपने देखा कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स में जो है वो कमी की गई, विद होल्डिंग टैक्स में कमी की गई। आपने जो टैक्स वैल्यूएशन जो आपका टैक्स है उसमें कमी की गई। आपने प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके रियल एस्टेट के और उसका बिजनेस के दरवाजे खोले। आपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो उसको कम किया, तो आपने कंस्ट्रक्शन के दरवाजे खोले। आपने इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका है उनकी जो तनख्वाहों में इजाफे के साथ उनकी टैक्स में जो कमी की, वो भी जो आम आवाम को उसके समरात पहुँचे हैं। मैं ये समझती हूँ
कि आप मुझे और ओवरसीज की जो प्रॉपर्टी है, ओवरसीज की प्रॉपर्टी के टैक्स के ऊपर एक बेहतरीन जो है वो ये शानदार इजाफा कमी की गई है और ये शानदार फैसला किया गया है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ओवरसीज से जो लोग अपनी लेकिन अजहर साहब तो टैक्सों में जो कमी है उसको नाकाफी करार दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी आएगी सर, सरमायाकारी आएगी तो आपने सरमायाकारी जब आएगी तो आपकी मईशत का पहिया चलेगा। जब आपकी मईशत का पहिया चलेगा तो मजदूर का पहिया भी चलेगा, दहकान का भी और किसान का भी और कारखाने का भी। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मईशत हमने अपनी मईशत को कंट्रोल करने के लिए और दिवालिया ना होने से मुल्क को बचाने के लिए कुछ ऐसे मेयर्स जो हैं वो उसको अपनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे नागुज़ीर फैसले करने पड़ते हैं जो वक्ती तौर पे आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब आप उस वक्त को पहुंचते हैं तो फिर अवाम ये समझती है कि आपने बेहतर किया। देखिए, यानी आप समझती हैं कि लॉन्ग टर्म में अवाम जो है उसको इस बजट का जो है वो रिलीफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने ठीक है, आप समझती हैं, आपने शाह के तसलसल को बरकरार रखने के लिए आपको जो फैसले करने होते हैं उसका आखिर में सम्राट अवाम ठीक है। माज़रत शुमाइला साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपका जो पॉइंट है जो आप कहना चाह रही हैं हमारे पास आ गया है। बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म जो है एक आपका प्लान आपके मुताबिक पेश किया गया है और हमें सब्र का दामन जो है वो हाथ से जाने नहीं देना होगा इस बजट के सम्राट देखने के लिए, आम आदमी के लिए। नाज़रीन, आपने मुज़ाकरात के अमल के हवाले से हुकूमत को भी सुना, अपोजिशन को भी सुना, तज्ज़ियाकारों को भी सुना। उम्मीद करते हैं कि आपके सामने एक क्लियरर पिक्चर आ गई होगी कि तीनों पार्टियां जो है इस वक्त क्या सोच रही हैं मुज़ाकरात के अमल को लेके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। अल्लाह हाफ़िज़।